हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? और हम अब शुरू कर रहे हैं सेकेंड ग्रुप के अंदर ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस एंड एथिक्स। नाम ही बदल गया भाई साहब, नाम ही बदल गया सब्जेक्ट का। पुराने स्टूडेंट जिन्होंने ऑडिट नहीं पढ़ा था, कोई बात नहीं, अब आप नया ऑडिट पढ़ेंगे और नया ऑडिट जो है उसका नाम ही बदल गया। पहले उसका नाम था मात्र ऑडिट एंड एश्योरेंस और अब नाम हो गया है, वाह वाह वाह, ऑडिटिंग एंड। तो मतलब पूरा ही चेंज हो गया क्या? देखो, जो नए बच्चे हैं उनको क्या मतलब कि पुराना क्या था, है ना? फालतू काम करने की कोई जरूरत नहीं। और जो पुराने बच्चे हैं जो नए ग्रुप में आ गए, उन्हें भी कोई मतलब नहीं कि पहले क्या था। अब ऐसे कौन से बच्चे होंगे जो पुराने में ऑडिट पढ़ चुके हैं लेकिन उनको मालूम है कि उन्होंने ग्रुप नहीं दिया है, इसलिए उन्होंने कहा चलो देखें से कि क्या चेंज है। तो बस 2 मिनट में उनके लिए मैं बता रहा हूं कि इनिशियल पेजेस के अंदर आई एम डिस्क्राइबिंग कि आपका ये पेपर क्या है। ऑडिटिंग एंड एथिक्स चैप्टर्स देखेंगे अपन डायरेक्टली, सिलेबस तो अपनी जगह है। कंटेंट्स, कितने मॉड्यूल दिए? पिछली बार कितने मॉड्यूल थे? 3। एक डिलीट हो गया। डिलीट नहीं हुआ है, वो रेफरेंस मटेरियल है, वो आएगा ही आएगा आपके साथ। गुड, मेन में नहीं है। नाउ पहला चैप्टर नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, पहले भी था अब भी है। ऑडिट स्ट्रेटजी, प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम, पहले भी था अब भी है। रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, पहले भी था अब भी है। ऑडिट एविडेंस, पहले भी था अब भी है। ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहले भी था अब भी है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, पहले भी था अब भी है। कंप्लीशन एंड रिव्यू, ये नाम चेंज हुआ है, कुछ कंटेंट भी चेंज हुआ है। ओके, देन ऑडिट रिपोर्ट, ये पहले भी था अब भी है। स्पेशल फीचर ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज, पहले भी था अब भी है। ऑडिट ऑफ बैंक्स, पहले भी था अब भी है। एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, पहले भी था अब भी है, लेकिन इस बार कुछ नई चीजों के साथ नया चैप्टर बन के आ गया है। पहले ये आगे के चैप्टर में था, अब आगे से इसको पीछे धकेल दिया है और थोड़ा सा आपका सिलेबस जो है वो बढ़ा दिया है। कुल जमा कितने चैप्टर हैं? 11। अब इन 11 चैप्टर की जो डिटेल्स उन्होंने दी है, मैं आपको वहां से समझा दूं कि ये पूरा 100 मार्क्स का पेपर है। थियोरेटिकल है, कितना परसेंट ऑब्जेक्टिव आएंगे? 30%। और पिछले एग्जाम तक इसका तरीका ये था कि 30 नंबर के तो पूछते थे वो एमसीक्यू और 12 नंबर के पूछते थे वो ट्रू फॉल्स, तो वो भी आएंगे। यानी कुल जमा 42 नंबर के तो वो मल्टीपल चॉइस ही देते थे। एक में 4 चॉइस होती थी, एक में 2 होती थी, ट्रू है कि फॉल्स है विथ रीजंस। अब 42 मार्क्स जिस पेपर में आपको डिस्क्रिप्टिव ना हो, उसमें अगर आप बोलो कि मेरे को 29 आए और 28 आए, तो निश्चित तौर पर सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इतने जटिल है कि उसके एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स सॉल्व करना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है बजाय के डिस्क्रिप्टिव के। कंसेप्चुअली पूरा पेपर पढ़ना पड़ता है। पिछली बार तक ये था कि इसमें कंपनी ऑडिट डाल रखा था, जो आपका फर्स्ट ग्रुप के 3 चैप्टर है वो इसमें रिपीट कर दिए थे और कंसिस्टेंटली 20 to 22 मार्क्स के वो कंपनी ऑडिट पूछते थे। अब वो 20 से 22 मार्क का कंपनी ऑडिट हटा दिया और स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग बढ़ा दिया। तो जिस चीज से बचने के लिए लोग सहारा लेके जो जो करते थे, सारे सहारे छीन लिए, बेसहारा कर दिया। पहला एक होता था ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
है बट डाइल्यूटेड है, उतना नहीं। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज का ऑडिट है बट दे हैव डाइल्यूटेड सो मच। बट उन्होंने पूरा का पूरा एम्फेसिस किसके ऊपर बढ़ा दिया है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के ऊपर। ये तो पूरा का पूरा जो है आपका चैप्टर वैसा ही है, दूसरा चैप्टर भी वैसा ही है, तीसरा भी वैसा ही है। चौथे चैप्टर में हम ऑडिट एविडेंस के अंदर आए, ये भी सेम टू सेम है। ऑडिट सैम्पलिंग और सारी चीज़ें इन्होंने डाल दी उसके अंदर। जो हमारे लिए नई चीज़ आई है वो आई है आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें गायब करके बहुत सारी चीज़ें रख दी। ये आपका फर्स्ट इन्होंने दिया है मॉड्यूल। फिर ऐसे ही सेकंड मॉड्यूल दिया है जिसके अंदर चीज़ें हैं। मैं उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जाने की ज़रूरत भी नहीं, हमको अपना काम करना है। कोई लोग बोले हमने पहले पढ़ा हुआ था तो हम क्या करें। तुम्हारे में अगर इतना होता कि तुम्हें पहले पढ़ा हुआ अभी तक याद होता तो तुम यहाँ नहीं बैठते, रिजल्ट का वेट कर रहे होते। इसलिए टेंशन मत लो, पुराना क्या था नया क्या है ऐसी तेजी कराओ। तुम तो सीधे सीधे चालू हो जाओ, नया क्या बोल रहा है। भाई मॉड्यूल 1 तेरा उठाएं हम चैप्टर 1 और हम शुरू करें कि व्हाट चैप्टर 1 सेज। इसमें भी कॉपी बनानी है सर जी, इसमें ही कॉपी बनानी है सर जी, भी नहीं ही, एंड इसमें कॉपी ही बनानी है सर जी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, ऑडिट अच्छे से पढ़ूंगा तो एएस में किसी ने हाथ पकड़ लिया आपके, गजब। सो लेट्स मूव, फालतू बातों को छोड़ें, सीधे टॉपिक पर आए और टॉपिक में नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट नाम के पहले चैप्टर पर आए। और इस पहले चैप्टर में उन्होंने मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, नीड, बेनिफिट, क्वालिटी, इनहेरेंट ऑडिट, ऐसे 200 ये सब दिया हुआ है। ये आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है ना। अभी कम से कम 5 दिन इसको टच भी मत कर लेना, मतलब पहला पेज भी आप टच नहीं कर सकते हो जब तक आप मेरे साथ बेसिक फंडामेंटल्स नहीं पढ़ लेते। सो लेट्स स्टार्ट। कॉपी अलग बनेगी, 150 पेज की बनेगी। और ये 150 पेज की जो कॉपी बनेगी, ये 150 पेज की कॉपी कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप अपने पूर्वज, मतलब आपसे पहले जो एग्ज़ाम दे के गए हैं प्रेडिसेसर्स, आप उनसे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि इस कॉपी की कितनी सुरक्षा करनी पड़ती है जब बैच खत्म हो जाती है। इसके चोरी होने के चांसेस और शिकायतें बढ़ जाती, क्योंकि ये वो डॉक्यूमेंट होता है जो आखिरी सहारा होता है जब सब दूर अपन जो है हारे का सहारा उस टाइप से अब हो जाता। तो ये आप जो है कॉपी को हमेशा संभाल के रखेंगे। अब पढ़ने का तरीका क्या रहेगा? एक पहली चीज जो आपको पढ़नी है मेरी कॉपी, दूसरी चीज आपको पढ़नी है स्टडी मटेरियल, और तीसरी चीज जब आपको रिवीजन करना होगा तो मेरे समरी नोट्स आपको मैं दूंगा अलग से, जो रिवीजन नोट्स होंगे। कॉपी हम क्यों बना रहे हैं? इंस्टीट्यूट की बुकिश लैंग्वेज को हम अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। जितना आपने मेरे साथ लॉ पढ़ा है, बिजनेस लॉ, उन्हें मालूम है कि हमने इंस्टीट्यूट की बुकिश लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कर लिया था, अपनी कॉमन लैंग्वेज में, टू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट, है ना। तो अब जब भी आप स्टडी मॉड्यूल पढ़ने बैठोगे और आपको कोई लाइन समझ में नहीं आएगी, आपको उस कॉपी में जाके रेफर करना है। आपको मैं कोई 5 रंग की किताबें नहीं दे रहा हूं। 5 रंग की 5 किताबों को एक एक बार पढ़ने की बजाय एक रंग की एक किताब को 5 बार पढ़ेंगे तो हम सक्सेसफुली पास हो जाएंगे। इसे कहते हैं द ICAI का मॉड्यूल। न इसके बाहर कुछ है, न इससे ऊपर कुछ है, न इससे नीचे कुछ है, भाई यही है। और वही आपको समझ में नहीं आता है, तो बस वो समझाने के लिए ही तो मैं यहां बैठा हूं। आइए लेट्स स्टार्ट। वाह, जितने यहां बैठे हैं लगभग बराबर होने वाले हैं इधर।
गुड, चलिए लेट्स मूव। हम बात कर रहे हैं ऑडिट एंड एथिक्स। पहले इसका नाम था ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस। अब आप एक काम करो, इन दोनों को अलग कर लो। अभी हम किसकी बात करेंगे? सेपरेटली मैं बात करूंगा किसकी, और जहां जहां एथिक्स आएंगे वहां वहां हम बात करेंगे। एथिक्स मतलब किसके एथिक्स? प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट के एथिक्स, जो ऑडिट कर रहा है। पर अभी उसको छोड़ दो, वो बहुत बड़ा टॉपिक है। पहले किसको पकड़ो? ऑडिट को। व्हाट इज ऑडिट? सर, ऑडिट इज अ सब्जेक्ट that is in second group and is of 100 marks and it is very tough to score, that we all know. अरे गजब नॉलेज है आपका। आओ अब समझते हैं कि ऑडिट क्या है। नहीं, हमने ना सर इसमें भीख मांगते देखा लोगों को, कटोरा लेके घूम रहे थे। इस एग्जाम में भी लोग कभी 12 आ जाए, 15 आ जाए, 20 आ जाए, भगवान मेरे MCQ सॉल्व करवा देना तो मैं पास हो जाऊंगा। तो क्या हमारी भी हालत ऐसी होगी? हाँ, अगर आपने मेरी इंस्ट्रक्शन का फॉलोअप नहीं लिया। अब मेरी गारंटी की टर्म्स, पहली बात, कॉपी अपडेटेड रहेगी रोज के रोज। दूसरी बात, 15 मिनट आपको मुझे देने पड़ेंगे आपके व्यस्ततम शेड्यूल में से रोज। 15 से 16 मिनट नहीं मांगूंगा मैं, सिर्फ 15 मिनट। तीसरी बात, मैं जैसे कॉपी तैयार करवाता हूं आपको वैसे होमवर्क करना पड़ेगा। हर चैप्टर के बाद इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन, जैसे अपन AS में कर रहे हैं ना, ऐसे ऑडिट में भी हर चैप्टर के बाद आपको कॉपी तैयार करनी पड़ेगी। अब आप रोज रोज बैठकर जो जो पढ़ा दूं वो करते जाओ, आपकी मर्जी, या किसी एक दिन रात काली करके पूरा लिख लो, आपकी मर्जी, मुझे मतलब नहीं, लेकिन मेरी कॉपी तैयार चाहिए। और इसमें जो बकर बकर बच्चे हैं उनको सख्त हिदायत दी जाती है कि यहाँ ऑडिट बोला नहीं जाता, लिखा जाता है। तो आपको इसे लिखना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग ऑडिट इज वेरी इजी एंड डिस्क्राइबिंग एंड एक्सप्लेनिंग द ऑडिट इन राइटिंग इज वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए आपको अगर बोलते हो कि मेरे को कंसेप्ट याद है और मुझे समझ में आ गया, गोबर है वो, तू लिख पा रहा क्या? तो बात कर। मैं तेरे को क्वेश्चन दूंगा, तू सही लिख पा रहा है क्या? तेरे बड़े बड़े गर्दन हिलाने से, मेरे यहाँ मजाक मस्ती करने से, जोकर पने करने से, तेरे ताली बजाने से, मेरा इतना एक्सपीरियंस होने से, तेरी उतनी पूरी मेरिट होने से सब तेल लेने गए। तू लिख पा रहा क्या? बात कर। अगर आप लिख पा रहे हो तो आप ऑडिट में पास हो, अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो आप ऑडिट में निरे फेल हो। निरे फेल मतलब 12, 13, 15, 18, 20, 22 दिखाऊंगा मैं आपको। क्लास में बड़ी बड़ी गर्दन हिलाने से कुछ नहीं होगा। मेरे कंसेप्ट समझाने से, आपके उस पर वाह कर देने से और आपको समझ में आ जाना, सब बकवास। लिख पा रहे हो तो बात करो, अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो तुरंत आकर मुझसे मिलो, हर्षित भैया से मिलो। आपको लिखना सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सब्जेक्ट बर्बाद है। ऑनलाइन वालों को भी बता दूं कि मेरी गारंटी वॉइड रहेगी। कॉपी आपकी अपडेटेड रहना चाहिए। 15 मिनट रोज आपको पढ़ना है। होमवर्क जो दिया है वो आपको करना है। इसके बाद जितने भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा वो आपको करना है। जितनी भी मैं रिवीजन टेस्ट पेपर सॉल्व करवाऊंगा वो आपको मेरे साथ साथ करना है। मतलब मेरा नहीं, मैं तो अभी करवा दूंगा पर वो करा हुआ नहीं माना जाएगा। मेरा करवाया हुआ और आपका समझा हुआ करा हुआ नहीं माना जाएगा जब तक कॉपी में नहीं होगा। अच्छा, कॉपी दो बनाना, एक फंडामेंटल्स की और एक क्वेश्चन आंसर की। फंडामेंटल की कॉपी इस तरीके से बनाई जाए कि
बाद में जब एग्जाम आए तो हम उस फंडामेंटल की कॉपी को अपने बड़ी शीट पे एक चार्ट में कवर कर लें कि ये पहला चैप्टर, 15 चार्ट अपने तैयार होना चाहिए। 15 चार्ट है, 15 चार्ट को देखा और चले गए। तुम बना के दे दो ना यार सर, मैं तेरे को चार्ट बना के दे दूं, तू उसको टॉयलेट में लगा ले, जुलाब की गोली खा ले, नहीं हो पाएगा तेरा कुछ भी। मैं चार्ट बना के दे दूंगा, उसका कोई मीनिंग नहीं है। क्या करोगे उस चार्ट का, कोई मतलब ही नहीं है उसका। मैं तुमको रंग बिरंगे 50 चीजें दे सकता हूं यार। सबसे इजी है क्रिएशन, सबसे डिफिकल्ट है अंडरस्टैंडिंग। आपको अंडरस्टैंड करके लिखना है, खाली अंडरस्टैंड नहीं करना है। इसलिए बकवास बंद, सिर्फ आपको चार्ट में कन्वर्ट करना है उसको। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको जब चार्ट ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद। लेकिन आपने अगर वो चार्ट समरी बना ली तो जिस दिन आपका पेपर होगा ना, उस दिन आप इस दुनिया के सबसे कॉन्फिडेंट आदमी होंगे। इस पूरे जर्नी में मैं आपको स्टार रैंकिंग दूंगा क्वेश्चन की। स्टार रैंकिंग मैं आपको दूंगा कि ये 4 स्टार क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है, 6 स्टार क्वेश्चन है, 8 स्टार क्वेश्चन है, वो दूंगा जिनको आपको एग्जाम टाइम पे जरूरी से मतलब रिवीजन में छूट न जाए। इसके बाद मैं आपको दूंगा गुड मॉर्निंग क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिनको हमें आज पढ़ना है और उसके बाद सीधे एग्जाम के दिन सुबह पढ़ना है, दोपहर में लिखना है, शाम को भूल जाना है। फालतू दिमाग नहीं लगाना है फालतू जगह पे, स्मार्टली। क्लियर? गुड। इसके बाद हर यूनिट का एक टेस्ट होगा, वो आपको सारे टेस्ट देना है। सजेस्टेड आपको उसी दिन मिल जाएंगे, कॉपी आपकी चेक होके आ जाएगी। नहीं लिख पा रहे हो तो आपको आपके मेंटर से मिलना पड़ेगा, एंड दैट मेंटर इज हर्षित भैया। वो आपको बताएंगे, वो भी नहीं बता पाएंगे तो अपन यहाँ पे मौजूद है, रोज यहीं आते हैं, आप मुझसे पूछ लो। लेकिन इस पेपर में आपको स्कोर करने हैं जबरदस्त। हमने तो फेल होते जाता देखा है सीरीज में लोगों को। हाँ, मैं भी बोल रहा हूं। अब मैं यहाँ पे आपको मेरे 80+ लाए हुए स्टूडेंट्स की अगर लिस्ट भी दे दूं तो कुल जमा 4 है पूरे 30 साल के स्पैन में। सन 1996 से लेके 2023 तक मेरे करीब करीब 25 साल, 26 साल, 27 साल के कैरियर में 80+ सिर्फ कितने हैं? 4। मैक्सिमम 88 लाया था एक बच्चा। हाँ, लेकिन 29, 30, 32 लाने वाले बच्चे 50% होते हैं। इससे कोई टीचर इनकार नहीं कर सकता। और अगर वो बोल रहा है कि मेरे हर बच्चे को 60 नंबर आते, तो उससे बोलो कि जाके तू एग्जाम लिख, भाग जाएगा, एग्जाम नहीं लिखेगा, मर जाएगा पर एग्जाम नहीं लिखेगा दूसरी बार। हेलो, होता ही नहीं है। आप किसी भी टीचर से बोलते हो सर आप वापस सीए बनने के लिए एग्जाम दे सकते हो क्या, ये सीए की जो मार्कशीट है और प्रैक्टिस है ये सरेंडर कर दो और आप वापस सीए के मैं तो मना कर दूं, बिल्कुल मना कर दूं, पढ़ाना छोड़ दूं, दुनिया छोड़ दूं, दूसरी बार मैं नहीं करूं, दूंगा ही नहीं सीए के एग्जाम। नहीं हो पाएगा, हाँ नहीं हो पाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप बोलो सर आप ऑडिटिंग का पेपर लिख दो, मैं लिख दूंगा, मार्क्स उतने ही आएंगे जितने आपको आते हैं। 65 में थोड़ा और अच्छा लिख दूंगा, 70, 75, पर मैं बोलूं मैं लिखूंगा मेरे को 80 आ जाएंगे, नहीं हो सकता। क्योंकि जिनको 80 के ऊपर आते हैं उनको खुद नहीं मालूम होता है कि क्यों आते हैं। मैं तो बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं, मेरे को
क्या करना है, ये इधर बैठ गया और इधर बैठ गया, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। जिसको जहाँ जाना है वहां जाए। हो गए ना यार, ये इधर और ये इधर, हो गया काम खत्म। और कितने पढ़ाओगे आप? बाकी कोई कमाएगा नहीं कि दुनिया में? नहीं नहीं, सब कमाओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नाउ इम्पोर्टेंट इज क्यों सर? क्यों का कोई मतलब ही नहीं ना बेटा, सब्जेक्टिव चीज है। अब मैं आपसे ही पूछ लूं अच्छी डाइट क्या होती है, तो हर आदमी अपने अपने हिसाब से अच्छी डाइट बताएगा। तो ऐसे सब्जेक्ट जो बहुत ही सब्जेक्टिव होते हैं, इनके अंदर सिर्फ आपकी आंसर कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर बेस्ड होते हैं और कंसेप्चुअल क्लैरिटी का एप्लीकेशन देखा जाता है। ऑडिटिंग और टैक्सेशन के दो सब्जेक्ट टफ क्यों आते हैं और वो पेपर टफ क्यों आते हैं, आप किसी भी सेंट्रल काउंसिल मेंबर से पूछ लो कि दोनों पेपर टफ क्यों आते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये कोर सब्जेक्ट है जिनके कारण चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन इंडिया में है, वो है ऑडिटिंग और टैक्सेशन। और अगर ये दोनों ही कमजोर होंगे तो हमारी आइडेंटिटी क्या रह जाएगी दुनिया में? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए दो पेपर इजी आएंगे ऐसा बिल्कुल मत समझना, और इन दो पेपर्स के अंदर आप आग लगा दोगे ऐसा भी बिल्कुल मत समझना। और ये मैं सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके भाई बहन इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उनसे पूछ लेना कि इंस्ट्रूमेंटेशन का सब्जेक्ट तुम्हारा कैसा है। रोते हैं बेचारे खून के आंसू, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये क्योंकि वो कोर सब्जेक्ट है। किसी भी फील्ड का जो कोर सब्जेक्ट है वो तो टफ ही होगा ना। बाकी सारे आपके एलिमेंट्री सब्जेक्ट है, लेकिन ये तो कोर सब्जेक्ट है। इसका इजी होने की कोई संभावना नहीं है, ना आगे इजी आएगा, ना ये पहले कभी इजी था। इतना सब अगर मैंने आपके साथ कर लिया तो कितना आ जाएंगे? 60 से 75 के बीच में। और मैंने अगर AIR1 लगा दी तो पिछली 12 AIR1 उठा के देख ले, किसी के भी 75 से ऊपर गए। एक बच्चा था जिसके 80 के ऊपर थे, 90 के ऊपर थे उसके। तो ये भी नहीं मालूम था कि 90 के ऊपर कैसे आए। मेरी तो बात भी हुई थी उससे, बट ही कुडंट। वो बोला सर अब छोड़ो, क्या मतलब, आ गए। लोग उससे कॉपी मांगते रहे। मैंने उससे बोला भाई तेरी कॉपी मंगवा के मुझे दे दे। बोले सर मैं तो नहीं मंगवाऊँ कॉपी। नहीं मंगवाई उसने कॉपी, राजस्थानी बालक था, उसने कॉपी नहीं मंगवाई। मैंने उससे इतनी बार रिक्वेस्ट की, मैंने कॉपी मंगवा दे, अपन देख लेते। छोड़ो जाने दो उसको, क्या करना, जाने दो, कुछ नहीं कर सकते। तो इन सब के नंबर भी, साक्षी एरन AIR1 थी, शी गॉट 78, 76 और 78 मार्क्स इन ऑडिट। तो अब जब AIR1 कितने लेके आ रहे हैं, हाँ, तो नॉर्मल आदमी कितने आएंगे सोच लो। मतलब आपके साथ प्रॉब्लम क्या है मालूम कि इसमें, आइए एक मिनट तुम सीधी बात करो। अकाउंट्स 99, एडवांस अकाउंट 98, कॉस्टिंग 99, ऐसे मार्क्स थे उसके। ऑडिट 76। अब उसके कंपैरिजन में आप इसके मार्क्स उतने कम कर लो। अच्छा, नॉर्मल बच्चे के आते हैं अकाउंट्स में 70, तो उसके आए थे कितने? 95, 99 ने 29 मार्क्स ज्यादा। तो अब आपके इसमें से 29 मार्क्स कम कर लो, कितने हुए? 45। आप अभी जो मार्क्स आएंगे ना सबके, एवरेज निकाल के देख लेना। मैक्सिमम स्टूडेंट 45। ये आदमी पढ़ाने आया है कि डराने? देखो यार, पैसा कमाना अगर हमारा उद्देश्य होता तो मेरी जगह यहाँ कोई और बैठ के पढ़ा रहा होता, और मैं मजे से खा रहा होता घर पे बैठ के, मेरे क्या करना है। पर प्रॉब्लम ये है कि मैं और नाटा सर ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं कि हम अगर मेहनत ना भी करें ना, तो हमारे जीवन के लिए हमने पर्याप्त कमा लिया है, हमको कोई जरूरत नहीं। क्यों करें हम यहाँ आके स्थिति? कल रात भर एयरपोर्ट पे जागने के बाद सुबह 9:30 बजे पहुंचा, कल फ्लाइट ही कैंसिल हो गई हुई थी, बूंदाबांदी हुई, फिर भी हम क्यों पढ़ा रहे? इसलिए क्योंकि गाइडेंस देना हमारा शौक है, पढ़ाना। तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल
मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। मेरे को आपको बिल्कुल लालच देने की जरूरत नहीं कि बेटा ऑडिट आ जा, ऐसा करा दूंगा बेटा कि तेरे को 70 के ऊपर। अबे तू खुद नहीं ला सकता 70 के ऊपर, तू कहाँ बता रहा है उसको कि 70 के ऊपर ले आऊंगा? मैं खुद नहीं बोल सकता कि मैं लिख दूं तो मैं 70 के ऊपर आ जाऊंगा। तू कौन भाई? पॉसिबल ही नहीं। इसलिए बिल्कुल माइंड मेकअप करके चलो कि अगर आपने बहुत एवरेज लिखा, आपने पार एक्सीलेंट लिखा तो यू विल गेट 75 प्लस, एक्सीलेंट लिखा यू विल गेट 65 प्लस, वेरी गुड लिखा यू गेट 60 प्लस, गुड लिखा यू गेट 55 प्लस, अबो एवरेज लिखा यू गेट 45 प्लस, एवरेज लिखा यू गेट 40 प्लस, और बिलो एवरेज गए तो नमस्ते हो जाएगा भाई साहब। ये ऑडिट के बेंचमार्क है। मैं अभी से क्लियर कर दूं, मतलब आपको मैं कोई झूठा दिलासा नहीं दे रहा हूं, नहीं हो पाएगा। सर वो तो कर देंगे, उनसे करवा लो, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। बहुत क्लियर बता दे रहा हूं, आपको मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा, और मैं कोई झूठा दिलासा नहीं दूंगा। इस पूरी बैच में बैठे हुए बच्चे अगर सब लोग ये वाली चीज फॉलो करेंगे तो मैं आपको 55 से 65 के बीच में सबको पहुंचा सकता हूं इस स्ट्रेटेजी से। लेकिन आप कहो कि आप 85 प्लस पहुंचा दो, तो असंभव बात करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरे कुछ बच्चों को 29 प्लस भी आएंगे, और इसमें मेरे को कोई वो नहीं है परहेज कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। भैया सीए कर रहे हैं और ये ऑडिट का पेपर है ना। बीए के अंदर अकाउंट्स का पेपर नहीं, बीबीए के अंदर दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट, और ये बहुत अलग गेम है। आपका कोर सब्जेक्ट है, आपकी कमाई है, आपको इंडिया में इसीलिए जाना जाता है। इतना माहौल बना देना पर्याप्त है। मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं कि आपके 60 प्लस आएंगे मेरी वजह से, तुम ही तुम्हारे 60 प्लस लाओगे, हाँ मैं उसमें हेल्प करूंगा। हम अगर आपके पास नहीं आए तो, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि आप मेरे पास आओगे तो ही पास होगे, और पूरी नाटा एकेडमी ने कभी आपको नहीं बोला कि हमारे पास आओगे तो ही पास होगे। बस ये कह रहे हैं हम आपको बेस्ट गाइडेंस दे रहे हैं, आप उस बेस्ट गाइडेंस को फॉलो करो, आपके बेस्ट पॉसिबल मार्क्स आएंगे। 60 मार्क्स तक हमारे कैलिबर है, 60 के ऊपर बच्चे का कैलिबर है। आप ये लिख के रख लो, इस बात से नाटा सर भी इनकार नहीं करेंगे। 60 मार्क्स तक आपको हमारा डायरेक्शन लेके जाएगा, लेकिन 60 के ऊपर आप खुद लेके आओगे, दैट इज हार्ड कोर फैक्ट। चलिए, अब इतनी भाषणबाजी के बाद शुरू होगा ऑडिट। क्या है, समझाना पड़ता, नहीं तो आदमी लाइटली ले ले इसको, बहुत हेवीली ले लेगा ये सब्जेक्ट। और रिकॉर्डिंग कंप्लीट देखें, जिस दिन आप ना आए उस दिन की रिकॉर्डिंग देखे बिना सोना नहीं है, नहीं तो अगले दिन कुछ भी समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा 2-2.5 महीने आपको, कब खत्म करोगे बेच, अभी शुरू तो होने दे, कब खत्म करोगे मनहूस आदमी। नाउ कर देंगे, सबकी खत्म कर दी, तुम्हारी भी हो जाएगी। चलो, ऑडिट क्या है, चलो 1 मिनट। अपन ने सबसे पहले ऑडिट कहां सुना? कभी पहले सुना था? हाँ, एक वर्ड आपने सुना होगा, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सुना है ना वर्ड? गुड। मतलब इतना तो समझ में आया कि इसका कोई ना कोई लेना देना किससे है। तो आओ साला पहले इसको खोदें। क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सेक्शन 129 मैडम, कंपनीज एक्ट के अंदर पूछ रहा हूं, सेक्शन 2 जने कौन सी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट 40 की 42? 42 तो फॉरेन कंपनी है, 42 तो फॉरेन कंपनी है। अब कौन बचा? 40 लिख दूं? 40 नहीं तो देख लो ना, गूगल ने मना किया है कि डांट देगा कि हट छोरी क्या देख रही। देख गूगल, गूगल मना थोड़ी कर देगा, हम इतनी स्टैंडर्ड की बातें नहीं करते हैं।
हमसे टुच्ची बातें करो। क्या है 240? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मैंने इतना चिमटी खोल दी तो कम से कम ये तो कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाली, बाकी लोग जो हंसे वो भी नहीं भूलने वाले। तो चलो हंसते खेलते पढ़ लेते हैं। 240 ने हमको बोलना था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स क्या क्या? अरे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल तब बाद में आगा भाई साहब, बैलेंस शीट ले ले, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अगर अप्लीकेबल है तो, और रिलेटेड नोट्स, सो सॉरी रिलेटेड नोट्स पे आ गए है ना। हाँ और बस 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 ठीक। अब कंपनी हटाओ, बाकी की बात करें। एक मिनट, अपने पास सबसे पहले आता अपना प्रोपराइटर, फिर आया पार्टनर, फिर आया, अभी कुछ मत लिखो, मैं जब लिखा हूं तब लिखना, अभी तो मैं समझा रहा हूं, तुम ऐसा मत सोचना तुम ऑनलाइन प्रिंटर नहीं हो कि जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ तुमको लिखना जरूरी है। एक हुआ प्रोपराइटर, एक हुआ पार्टनर, एक हुआ सोसाइटी, एक हुआ क्लब, एक हुआ ट्रस्ट जिसको अपन बोलते हैं एनजीओ, एक हुई कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ भी ले लेना, चल बाद में, अभी इतना बहुत है, इतने लोग हैं। अब ये बताओ, एक प्रोपराइटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत क्यों है? तो हम बोलेंगे भाई साहब, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा तो पता चलेगा कि मेरा आरओआई क्या आ रहा है। अगर मुझे पता पड़ा कि मेरा आरओआई आ रहा है 3.5% का, तो बेटर है कि जो 10 लाख रुपए बाप से लेके बिजनेस चालू किया उसको एफडी में लगा दूं और घर पे दाल बाटी खा के भी सोऊं तो भी मेरा 3.5% से ऊपर आएगा, या इस 10 लाख को म्यूचुअल फंड में लगा लूं तो कम से कम 12% आ जाएगा। तो मेरे को ये दुकानदारी और बटाईगिरी बंद कर देना चाहिए। तो फॉर योर ऑन डिसीजन वेदर टू कंटिन्यू द बिजनेस और नॉट, यू नीड financial statement. Proprietor needs financial statement for taking further decisions relating to his business. Very simple. Okay. Why partner need to have financial statement? अबे हमने तो पार्टनरशिप करी इसलिए है, पार्टनरशिप की तो डेफिनेशन में लिखा है टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, तो प्रॉफिट पता तो चले फिर शेयर करेंगे। अब प्रॉफिट कितना है, क्या है, कितना है, नहीं है, दैट इज नोन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओनली, इसलिए पार्टनर्स को भी जरूरत है। सोसाइटी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये चाहते हैं कि वो ढंग से सोसाइटी चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं, और उन्होंने जो टारगेट्स लिए थे वो अचीव हुए कि नहीं, और सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं वो भी ये चाहते हैं देखना कि भाई सोसाइटी चल कैसे रही है। ट्रस्टीज लोग चाहते हैं कि वो ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव में कंप्लीट हो पा रहे हैं या नहीं, और इनकम ओवर एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर ओवर इनकम क्या हो रहा है, ताकि हम आगे वित्त व्यवस्था करें, ताकि अपने चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव आगे चलते रहें। दे नीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी में तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले ही चाहिए, कंपनीज एक्ट के अंदर तो सेक्शन 128 ने बोल दिया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाओ, उसके बाद 134 ने बोल दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तुम उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट लगाओ बे, और उसके बाद 128 नहीं बोला सुनो बे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करवा लेना, और उसको एनुअल जनरल मीटिंग में हर साल रखना, तुम्हारा जनरल बिजनेस है। चाहो न चाहो कंपनीज एक्ट ने तुम्हारे ऊपर लगा दिया एक, हाँ एक पिन पॉइंटेड ड्यूटी लगा दी। देन पीएफ, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म, अपन ने देखी ली ना। हाँ एलएलपी सेम केस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होंगे तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा? सर हर दुकान में प्राइस फिक्स होती है ना, बार्गेनिंग भी होती है, तो हमेशा यूनिफॉर्म प्राइस लिया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट टैली कैसे होगा? कौन सा सवाल है, क्या बोल रहा है ये, किस ग्रह से आया भाई? प्रोपराइटर वाले में, हाँ तो आरओआई तो अपना मालूम होना चाहिए ना अपने। हाँ आरओआई मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। चलिए तो एक मिनट
हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आए यूजर्स, कौन आए? यूजर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल। ये अपन ने उधर भी पढ़ा था जब एएस चालू किए थे। इंटरनल यूजर में कौन आया? प्रोपराइटर, रुको, पार्टनर, शेयर होल्डर्स, मेंबर्स एक ही बात होती बेटा हो। चलो, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देन एम्प्लॉइज इस बात से कंसर्न रखते हैं कि उनकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर तो अलग होते हैं, एम्प्लॉइज के बारे में अपन यहां बात कर रहे हैं। अब जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो सबसे पहले उसके अंदर इंटरेस्टेड होती है कौन? गवर्नमेंट, क्योंकि उनको देखना होते हैं टैक्सेशन कि आपका टैक्स कितना बन रहा है। आप जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गए, आपने बोला भाई साहब मैं भारत का एक बहुत जिम्मेदार नागरिक हूँ, मैं आपसे पूछने आया हूँ एक बात। उन्होंने बोला बोलो क्या? बोलो ये बेसिक मतलब एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है कि जिसके ऊपर मेरा टैक्स नहीं लगेगा? 2.5 लाख। 2.5 लाख है क्या? हाँ मैं प्रोपराइटर हूँ, 2.5 लाख का तो मेरा नेट प्रॉफिट है ही नहीं। ठीक है भैया मैं जा रहा हूँ। फिर भी वो बोलेगा कि भाई साहब आपका पैन नंबर है? हाँ तो रिटर्न फाइल कर देना। है ही नहीं ना इनकम, रिटर्न तो फाइल कर दो तुम्हारा। और सुनो, रिटर्न फाइल करोगे तो हम तुम्हारी इनकम को ऐसे नहीं बोलेंगे कि तुमने बोल दिया 2.5 के नीचे तो 2.5 के नीचे। P&L लगाओ जरा पीछे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो इवेल्युएट करेंगे कि क्या वाकई में आपकी इनकम इतनी, चाहे वो जीएसटी वाले हो चाहे वो इनकम टैक्स वाला। बेटा शिवांशु धीरे धीरे पढ़ेंगे, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो सब्जेक्ट के बीज तो बोलूं फिर बात करेंगे। तो एक गवर्नमेंट, समझ में आया? जीएसटी हो या इनकम टैक्स हो, गवर्नमेंट तो इंटरेस्टेड है, ऑलवेज इंटरेस्टेड है। और कौन? क्रेडिटर। क्रेडिटर हमको क्रेडिट पे माल ही नहीं देगा जब तक वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से संतुष्ट नहीं हो जाएगा कि हम सॉल्वेंट हैं। इंसॉल्वेंट को कौन क्रेडिट पे माल देता दादा? तीसरा, बैंक्स लोन नहीं देंगी, लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आपको लोन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपकी इनकम और आपका असेट और बाकी सारी चीजें क्या है, देखो सीधी सी बात है यार, आप भी इतनी बातें देखते हो, अब इतने बड़े बड़े नाम आते रहते हैं फालतू के, है ना, चाहे कोई भी ले लो। तुमने आईपीएल तक स्पॉन्सर कर दिया, लेकिन हम तुम्हारी एसेट की, तुम्हारी बैलेंस शीट की एसेट सेट देखें तो वहां कुछ मिलता ही नहीं हमको। अरे टाटा अगर स्पॉन्सर कर रहा है आईपीएल तो समझ में आता है। टीचरों के सर्विसेज लेकर एग्रीगेटर बन के और तुम आईपीएल स्पॉन्सर कर रहे हो, तुम्हारा मॉडल तो देख लो। तुम्हारा ऑडिटर मना कर रहा है कि मैं तो बैलेंस शीट साइन ही नहीं करूं, भग गया ऑडिटर छोड़ के तुम्हारा देख के। 3 साल होगा तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं हुए जाके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ये जो आजकल की दुनिया है, आपको अगर कुछ भी लगे कि यार ये इनकी बैलेंस शीट देखें, तो आपको देखना है तो आप पोर्टल पे जाके देख लो, नाटा प्रोफेशनल एकेडमी की जो मधुजस प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड बैलेंस शीट देख लो जाके कि यार नाटा जिम कितना दम। जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसकी बैलेंस शीट जाकर आप पोर्टल पर देख सकते हो। एनी टाइम you can go to portal and you can check out what Madhujas Promotions Private Limited is made of and what it is doing. तो आपको अगर कभी भी किसी के बारे में बात करनी हो कि यार ये कितने साउंड है, तो आप बैलेंस शीट देख लो, तुरंत देखो बैलेंस शीट जाके दिख रही है क्या एसेट, खाली इनकम एक्सपेंडिचर दिख रहा है, असेट लाइबिलिटी के पता ही नहीं है, फोकलेट है। इनकम तो मैं यहीं जनरेट कर लूं,
और कितनी जनरेट कर लूँ, टैक्स जमा करके इनकम तो मैं 50 तरीके की जनरेट कर सकता हूँ। मेरे को अगर अपने आप को फ्यूचर में बेचना हो कि भाई नाटा प्रोफेशनल एकेडमी को हमको किसी को बेचना है बाद में जाके, तो हम तो जो पॉकेट इनकम दिखाना चालू करेंगे कि जिसकी कोई हद नहीं है, टैक्स दे देंगे और क्या। आप तो जब भी आपको ऐसा लगे, अपने जीवन में भी आपको कोई निर्णय लेना हो, आप उठाओ और बैलेंस शीट देखो। प्रोस्पेक्टिव यूजर आप हो, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम हमारे साथ, तो यू नीड टू चेक आउट। आप भी यूजर हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाटक। आपको मालूम नहीं था, मैंने आज बता दिया। आपको मालूम नहीं था, मैंने आज बता दिया कि आप भी प्रोस्पेक्टिव यूजर हो। गो एंड फाइंड आउट। मधु जस्ट प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड लिखो, एमसी कितने साल पुरानी कंपनी, क्या टर्नओवर है, क्या एसेट है, क्या है, सब मिल जाएगा आपको। और ज्यादा खुजली चल रही हो तो 5 रुपए 10 रुपए जो भी उसके डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस दो, पेटीएम कर देना, और पूरी डिटेल दे देगा और निकाल के उनको पूरी हिस्ट्री। दिस इज व्हाट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यूजर्स आर इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल यूजर्स तो बैंकर हुए, लैंडिंग इंस्टीट्यूशन हुए, क्रेडिटर हुए, गवर्नमेंट हुए, आपके कस्टमर हुए, वो भी तो चाहते हैं आपको पहले परखना कि हम जाए या नहीं। प्रोस्पेक्टिव कस्टमर बोलूंगा मैं। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, जितने रिटायर हुए पीपल, आज वो रिटायर्ड पर्सन्स बोलते हैं हम इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमारे रिटायरमेंट का पैसा मिला है। भैया जिनको रिटायरमेंट का पैसा मिला है वो लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 25 बार देखेंगे ना, कि करें कि नहीं करें। स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट, डेटा एनालिसिस, म्यूचुअल फंड के अंदर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हुए हैं उनको म्यूचुअल फंड को किस एंटिटी में इन्वेस्ट करना नहीं करना वो तो डेटा एनालिटिक्स करते हैं पूरा, उसके बाद जाके वो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। वो भी यूजर है। दे ऑल आर व्हाट, यूजर। अब भाई साहब एक बात बताओ आप, कि मैं हूं भारतीय आदमी, ऊपर से मारवाड़ी या गुज्जू, ऊपर से बैंकर स्मार्ट, और ऊपर से चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री भी ले ली। अब मैं हो गया एकदम जहरीला, मतलब बैंकर। अब मैंने क्या किया, मैं आया अपने ऑफिस में और अकाउंटेंट को बोला सुनो भाई, मधुजस प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड की बनाओ साली 10 बैलेंस शीट है अलग अलग और 10 P&L अलग अलग। मतलब एक ऐसा P&L बनाओ, ऐसी बैलेंस शीट बनाओ कि मैं बैंक के पास जाके बोलूं कि भाई साहब लोन चाहिए, तो बैंक खड़ी हो जाए, भाई साहब हमको आप दे दो, इतना तो पैसा है आपके पास, क्या जरूरत है। एक ऐसी खतरनाक बैलेंस शीट बनाओ, P&L बनाओ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे हाथ जोड़ ले, भाई साहब आपसे टैक्स लेके क्यों हमको पाप में डाल रहे हो, आपको कोई गवर्नमेंट ग्रांट चाहिए तो बोलो हम दे दें। जीएसटी वाले बोले भाई साहब इतना भी निर्लज्ज मत समझो हमको कि आप जैसे छोटे मोटे व्यापारी, नाटा सर से बोल रहे, छोटे मोटे व्यापारी से हम जीएसटी लेने की घृष्टता करें, है ना। फिर एक ऐसी बैलेंस शीट बनाओ कि प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर को दिखाएं तो उसको दिखे कि यहाँ पे तो 40% का रिटर्न बैठता है, तो फटाक से हमको पैसे दे दे। अच्छा बैलेंस शीट बनाना हो, P&L बनाने में क्या दिक्कत है। मैं आज आप सबको बोल दूं कि बेटा अपने अपने सपनों की बैलेंस शीट बनाओ, कि तुम आज से 20 साल बाद तुम्हारी बैलेंस शीट क्या देखना चाहते हो, तो तुम तो आग लगा दोगे, मतलब अंबानी से भी ज्यादा। ऊपर क्या करना, रुपीस इन करोड़ हटा के मिलियन बिलियन, अब भले डॉलर भी लगा दो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। नहीं, फिर भी तुम में से कुछ नालायक होंगे जिनकी उस बैलेंस शीट में भी डिफरेंस आ रहा होगा।
तुम्हारी नालायकी को तो 21 तोपों के सलामी, तुम उसमें भी डिफरेंस ले आओगे। पर बोलो आप, मतलब कोई आदमी अगर ऐसी बैलेंस शीट निकाल के लेके आए बिंदास, और जो देखे वो पागल देख के बोले यार क्या हो रहा है, तो ऐसे तो यार हर आदमी अपने सपने की बैलेंस शीट बना के अपने सपने पूरे कर लेगा। बैंक में जाएगा, बैलेंस शीट दिखाएगा, बैंक वाला खड़ा हो जाएगा, बोला कितना लोन चाहिए, ले जाओ। अरे भाई साहब, ये देश है भारत और हम हैं भारतीय, और हमारे यहाँ तो हमारे 12th और सीबीएसई की बोर्ड की एग्जाम की मार्कशीट की फोटोकॉपी जब तक गजेटेड ऑफिसर साइन नहीं कर दे, वो मार्कशीट की मार्कशीट वही बोर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये तो बैलेंस शीट है, कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे दुनिया भर वाले लोग? क्या हाँ ये बैलेंस शीट सही बनी? बोले अरे एक काम करो, मोदी जी के पास गए सब, सपोज मोदी जी ये समस्या हो गई यार, हर आदमी अपनी अपनी बैलेंस शीट बना रहा, क्या करना? अब मोदी जी ये तो नहीं बोल सकते कि मित्रों आइए अपने को सबको कॉमर्स पढ़ना चाहिए, सबको बैलेंस शीट सॉल्व करनी चाहिए, तुम आईआईटी हो तुम्हें कॉमर्स जरूरी है, फाइनेंशियल लिटरेसी सब में डाल दो। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, पागल हो जाएंगे लोग बाग। मित्रों पढ़ना है पढ़ो, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी सबको आनी चाहिए। तो भैया क्या सबको आएगी क्या फाइनेंशियल लिटरेसी? पागल हो गए क्या? आईआईटी पढ़ के आया आदमी बोले नहीं मेरे, बोले कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं करने देंगे, साले पहले एग्जाम दे फाइनेंशियल लिटरेसी की, तेरे को समझ में ही नहीं आएगी बैलेंस शीट क्या, तू आईआईटी वाला फिर मफलर डाल के कहीं बैठ जाएगा हड़ताल करने खांसते हुए। सो आगे बढ़े। इंपॉर्टेंट ये है, थोड़ी देर से आती है मेरी मजाक और मेरी ऑडिट और मेरे फंडामेंटल, थोड़ी देर से आते हैं पर आ जाते हैं। चलिए, तो इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसा अगर कोई करेगा तो यार कोई कुछ भी कर लेगा। तो भाई साहब अब ये समस्या आ गई है कि भारत के हर नागरिक को फाइनेंशियली लिटरेट कैसे करें? किसी ने आके मोदी जी को बोला, वो है ना इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये क्या करता है? बोले ये प्रोफेशनल पैदा करता है। अच्छा क्या करता है प्रोफेशनल? बोले सर ये एक ऐसा प्रोफेशनल पैदा करता है जिसको कॉस्टिंग भी आती है, अकाउंट्स भी आता है, टैक्सेशन भी आता है, और मैनेजमेंट भी आता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी आता है, एफएम भी आता है, जीएसटी भी आता है, लॉ भी आता है। इसको कोई मूर्ख नहीं बना सकता भाई साहब, ये दूसरों को बना सकता हुआ ना लगे, लेकिन इसको कोई मूर्ख नहीं बना सकता। अगर ये बोल दे कि बैलेंस शीट सही है तो फिर सबको मान लेना चाहिए कि बैलेंस शीट सही है। ऐसा कैसे? अरे तो जब प्रिंसिपल बोल रहा है कि मार्कशीट सही है तो आपने कैसे बोल दिया? बोले नहीं वो शिक्षक है, उसे नॉलेज है कि क्या क्या होता है, इसलिए उसको गजेटेड ऑफिसर बनाया है, इसलिए। तो भाई साहब ये भी फाइनेंशियली भयंकर लिटरेट है और उसको सबका नॉलेज है, तो क्या करें? तो सेक्शन 129 आ गई कंपनीज एक्ट में, सेक्शन 139 आ गई कंपनीज एक्ट में। एमसीए ने बोल दिया हम तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे जब तक कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन ना हो। बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने बोल दिया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन नहीं होंगे, हमें लेना ही नहीं है बैलेंस शीट। क्रेडिटर बोल रहा है सीएसए साइन करवा दो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है सीएसए साइन करवा दो, सब बोल रहे हैं सीएसए साइन करवा दो। Does any other university has the same course who has that particular signatoring authority? No, my dear. Only ICAI Chartered Accountant can sign, and we are enjoying this monopoly since 75 years. I am from IIM this that. Sorry. You can prepare financial statement, but signature can be done by chartered accountant. So sorry. तो मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सर एक कॉलेज है 25-30 लाख रुपए की फीस लेता है, वो करवाता हमको ये वाला फाइनेंस। सर वो यूएस का एसीसीए कर लूं, क्या करेगा? नहीं यूके यूएस का एसीसीए कर लूं, नहीं हो पाया, यहाँ साइन नहीं चलते उसके, यहाँ एक ही है, एक
मात्र CA. दिस इज इंडियन. तो ये इंडियन ही है, मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड. 23 देशों ने हमारी डिग्री को बायलैटरल रिकॉग्निशन दिया हुआ है. आप सीए हो, हाँ, आप मलेशिया के रह लो, 7 साल आप मलेशिया में अकाउंटिंग करो, एक एग्जाम नहीं देनी आपको. आपको हम मलेशियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट दे देंगे. ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आओ, 3 साल रहो, आपको ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का सर्टिफिकेट दे देंगे. यूके आओ, आपको यूके में 1 साल रहो, आपको दे देंगे. बिना एग्जाम दिए आपको हम सब दूर दे रहे. 28 कंट्रीज कल थी ग्लोपैक में, एंड ऑल दोस 28 कंट्रीज आर रिक्रूटिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. दुबई और यूएई में तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यूं ही जा ही रहे हैं सीधे. They don't require anything else. They employ chartered accountants as it is. So chartered accountancy profession जो है, it is a responsibility. ये मतलब आप ये मत समझना कि आप कोई हल्की पतली चीज में आ गए. You are the signatoring authority over which crores of investors are relying on you. 3.5 करोड़ डीमैट अकाउंट हैं, सब आपकी बदौलत ही चल रहे हैं. और 7.5 करोड़ लोग जो हैं इस वक्त म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ हमारी साइन की बदौलत ही कर रहे हैं. क्लियर? तो हम जो पढ़ रहे हैं वो ये है. क्या? बावले ऑडिट, इसका मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करके बता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं कि नहीं. तू ये बताएगा तो दूसरा उस पर विश्वास करेगा. हेलो? तो ऑडिट का रिजल्ट क्या होता है? तो हम कौन हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट. हम क्या करते हैं? ऑडिट करके क्या मिलता है? अश्योरेंस मिलने के बाद आदमी क्या करता है? डिसीजन लेता है और अपना काम आगे बढ़ाता है. तो भाई साहब, एक्सीडेंटली ही सही, चाहे दोस्त के देखा देखी आप सीए में आ गए, या चूंकि वो कर रही थी इसलिए आप सीए में आ गए, जहां भी आ गए आप बहुत बेहतरीन जगह पे आए हो. एंड इट इज सेकेंड टू नन कोर्स. गॉट इट? तो ऑडिट का आज मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, मैंने ऑडिट पढ़ाना शुरू नहीं किया है. लेकिन पहले स्टैट्यूटरी वार्निंग दी कि ऑडिट सब्जेक्ट इतना टफ है. उसके बाद मैंने आपको बताया. अब हर्षित भैया आपके पास हैं, 10 मिनट हर्षित भाई आपसे बात करेंगे, उसके बाद ही आप जाएंगे, क्योंकि ऑडिट का 80% काम अगर मैं करूंगा तो 20% ये करेंगे. तो अब आप इस 20% को छोड़ना मत. हाँ, जा ही नहीं ना यार. सेम लिंक पे कितने? हाँ,